हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, आप लोग चैनल के अंदर जाकर भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेरिस के सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, कौन कौन से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। और आप लोग इसको डायरेक्टली नोट्स भी बनाते रहेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने कवर किया था नेरिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, नेरिस के पैरापोडियम के बारे में, नेरिस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो उन वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं नेरिस की बॉडी के अंदर जैसे कि इसके टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो इन सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा जाता है किसके द्वारा? एक सिस्टम के द्वारा। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, वो सब एक सिस्टम के थ्रू होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर ये जो सिस्टम है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एक सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स को मिलकर के ये सिस्टम बना हुआ है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे कि ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, तो इन सभी के बारे में हमें पढ़ना होगा, इनके डायग्राम को भी देखना होगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि नेरिस के अंदर जो ब्लड होता है वो किस प्रकार का होता है। नेरिस के ब्लड प्लाज्मा में असंख्य अमीबॉइड न्यूक्लियस युक्त यानी केंद्रक युक्त होती हैं तथा रंग विहीन कणिकाएं कार्पसेल्स होती हैं। ये उच्च पृष्ठवंशियों के रुधिर के ल्यूकोसाइट्स के समान होती हैं। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है और यह श्वसन रंजक का कार्य भी करता है और रुधिर को चमकीला रंग प्रदान करता है। रुधिर वाहिनियों की एक प्रणाली में से प्रवाहित होता है और श्वसन गैसों, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके परिवहन में सहायता करता है। इसके बाद स्टूडेंट अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ब्लड वेसल्स। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि नेरिस के अंदर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है। ठीक है, इनमें जो परिवहन तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है। ये कई बार एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। इसके बाद आपको लिखना है कि इनमें 3 मुख्य वेसल्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो डोर्सल वेसल्स होती है, एक वेंट्रल वेसल्स होती है और एक होती है न्यूरल वेसल्स। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं और इन्हीं को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। आइए जानते हैं डोर्सल वेसल्स के बारे में। यह शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर मेसेंट्री में स्थित होती है। इसकी भित्ति संकुचनशील होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, जिसके संकुचन से जो ब्लड होता है वो पीछे से आगे की ओर बहता है। यह संग्रह वाहिनी का कार्य भी करती है, राइट, स्टोर का कार्य करती है, किंतु 5वें सेगमेंट्स में यह द्विशाखित हो जाती है और दोनों शाखाएं जालक बना करके ग्रास नली की दीवार को रुधिर पहुंचाती हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाना है। मध्य वाहिनी ग्रास नली की दीवार से रुधिर एकत्रित करके अधर वाहिनी में खुलती है। यह पृष्ठ वाहिनी जठरांत प्रदेश के प्रत्येक खंड से एक जोड़ी वाहिनी द्वारा रुधिर एकत्रित करती है और यह लेटरल वेसल्स यानी कि पार्श्व वाहिनियों द्वारा देह भित्ति, पार्श्वपादों द्वारा और वृक्कों से भी ब्लड को एकत्रित करती है। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वेंट्रल वेसल्स। डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वेंट्रल वेसल्स के बारे में लिख लीजिए। यह रुधिर का वितरण करने वाली यानी ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली आकुंचनशील वाहिनी होती है जो कि 5वें सेगमेंट में ग्रास नली की दीवार से रुधिर एकत्रित करती है। अंतिम खंड में यानी कि नेरिस की बॉडी की जो लास्ट सेगमेंट होता है वहां पर सर्कम रेक्टल रिंग द्वारा पृष्ठ वाहिनी से संबंधित होती है। प्रथम 5 खंडों को छोड़ करके यानी नेरिस के बॉडी के स्टार्टिंग के 5 सेगमेंट्स को छोड़ करके अन्य सभी खंडों में डोर्सल व वेंट्रल वेसल्स प्रत्येक। और स्टूडेंट यदि आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ नेरिस, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम है जिसमें आपको ये सारी की सारी वेसल्स के भी डायग्राम बनानी पड़ेंगी। ये इसका इंटेस्टाइन है, ये इसकी एफरेंट ब्रांचेस है, ये इसकी डोर्सल वेसल्स होती है, ये इसमें सेप्टम होता है, यानी कि इनके नोमेनक्लेचर के साथ आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट इसके बाद आप लोग लिखेंगे लेटरल कम्यूसरल वेसल्स द्वारा एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ये वाहिनियां अधर से पृष्ठ वाहिनी को सीधे ब्लड नहीं पहुंचाती बल्कि प्रत्येक खंड में ये अफरेंट वेसल्स में विभाजित होकर के अपनी ओर की देह भित्ति, वृक्कों व पार्श्वपादों को रुधिर पहुंचाती है। इन अंगों में अभिवाही वाहिनियां बार बार विभाजित होकर के कोशिकाओं का जाल बनाती हैं। कोशिकाएं पुनः मिल करके इफरेंट वेसल्स बनाती हैं और ये परस्पर मिल करके पृष्ठ वाहिनी में खुलती हैं।
प्रत्येक खंड में अधर वाहिनी एक जोड़ी अफरेंट इंटेस्टाइन वेसल्स द्वारा जठरांत की दीवार को रुधिर पहुंचाती हैं। ये जठरांत की दीवार में कोशिकाओं का विस्तृत जाल बनाती हैं, एक पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर के एक जोड़ी इफरेंट इंटेस्टाइनल वेसल बनाती हैं। ये जठरांत की दीवार से पृष्ठ वाहिनी को रुधिर ले जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो लास्ट वेसल्स बचती है, थर्ड वेसल्स, वो है न्यूरल वेसल्स। यह नोटोकॉर्ड के नीचे स्थित होती है। यह अधर देहभित्ति यानी वेंट्रल देहभित्ति से रुधिर एकत्रित करके अधर वाहिनी में पहुंचाती है। थोड़ा सा रेस्पिरेशन के बारे में भी देख लेते हैं स्टूडेंट। ये हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। फंक्शन आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे। रेस्पिरेशन में आपको क्या लिखना है, नेरिस में क्लोम या सुनिश्चित अंगों का अभाव होता है। इसमें गैसों का जो आदान प्रदान है, गैसियस का जो एक्सचेंज है, वो देह भित्ति की सतह तथा पतले व चपटे पार्श्वपादों द्वारा होता है। प्रत्येक पार्श्वपाद में कोशिकाओं का विस्तृत जाल होता है और ये रुधिर संवृणित करती हैं। रुधिर में घुली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होती है वो कोशिकाओं से बाहर डिफ्यूज हो जाती है तथा आसपास के पानी में घुली ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो जाती है। राइट, तो इस प्रकार से इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।